आज कहीं तो न्याय हुआ है ऐसी भावना है। ठीक है, हम सब लोग भावुक भी हैं और भावनाएं भी उमड़ के आ रही हैं, लेकिन न्याय हुआ है क्योंकि 17 साल के बाद जो हमारा प्रदीर्घ काल प्रयास रहा है वो यही रहा है कि कहीं पर भी अन्याय ना हो। थांबवता का प्लीज? ठीक है, पण बट अब 323 गवाह इसमें उपस्थित हुए, उनकी गवाही यहां पर रिकॉर्ड की गई, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 गवाह ये हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिए गए। तकरीबन 30 गवाह इसमें डिसीज्ड हैं, उनको एग्जामिन नहीं किया गया, दे वर ड्रॉप्ड, और 40 से ज्यादा विटनेसेस वर ड्रॉप्ड। और जो भी एविडेंस अभी तक सामने आया है वो किसी भी प्रकार से आरोपियों की अभियुक्तों को दोषी करार करने के लिए पूरा नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का षड्यंत्र या साजिश या किसी भी प्रक्रिया का बॉम्ब विस्फोट इन आरोपियों ने नहीं किया, ऐसा क्लियर फाइंडिंग माननीय न्यायालय की ओर से आया है। ठीक है, इसके चलते हम सब लोगों ने अपनी भावनाएं माननीय न्यायालय को भी व्यक्त की और न्यायालय के आभार व्यक्त किए कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस मुकदमे को चलाया और आज उसका निर्णय दिया। आतंकवाद इस तरीके का जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस की ओर से, इसके ऊपर भी टिप्पणी की गई। कोर्ट ने, जो जज है उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवाद है उनका कोई जांच नहीं होता। इस तरीके के स्टेटमेंट से कैसे देखते हैं जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है उसको, और जिस तरीके से आरोप किया गया था न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो यही सत्य है कि देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है ना, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये अगर न्यायालय पुख्ता तरीके से कह रहा है, तो जो कांग्रेस के लोग या फिर तत्कालीन अधिकारी जो कह रहे थे कि ये भगवा आतंकवाद है, ये हिंदू आतंकवाद है या कुछ भी और कह रहे होंगे, तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि अब तो सारे दोष मुक्त हो गए। और जबकि ये सारे अभियुक्त दोष मुक्त हो गए तो तत्कालीन सरकार ने और उनके अधिकारियों ने बताना चाहिए कि सच में किसको छुपाने के लिए, किसको बचाने के लिए इन लोगों को उन्होंने झूठे तरीके से इसमें इम्प्लीकेट किया। सर, एक अमाउंट है जो विक्टिम फैमिली को दी जाने वाली है और एक 20,000 का एक अमाउंट है वो भी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई? वो पर्सनल बॉन्ड होता है, वो प्रक्रिया होती है कि कोई भी अभियुक्त जब किसी आरोप से दोष मुक्त होता है तो उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, एक श्योरिटी देना पड़ता है। उस श्योरिटी देने के लिए समय लगता है, उसके लिए कैश 20,000 रुपीज श्योरिटी देने का आदेश हुआ है, और जो वहां पर मृत हुए उनके फैमिलीज को 50,000 रुपए हर्जाना देने का माननीय न्यायालय का निर्देश है। धन्यवाद। आज माननीय विशेष एनआईए आज ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे, और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए, ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीएसए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
साहेब, ज्या पद्धतीने हिंदू दहशतवादावरती जास्त भर दिला जात होता त्याला या एकूणच निकालातनं काय आपण हे एकदा कव्हर करून घेऊ. दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट. यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो 2-fold टेस्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाई और धारा 45(2) अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन पूर्व सम्मति आवश्यक होती है केंद्र सरकार की, वे दोनों सैंक्शन जो एक एसीएस होम महाराष्ट्र सरकार ने दी थी और केंद्र सरकार की थी ही नहीं, तो जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की थी वो दोनों सैंक्शन पूर्व सम्मति डिफेक्टिव थी, ऐसा निष्कर्ष माननीय न्यायालय ने निकाला. धर्म के संबंध में भी कुछ कोर्ट ने कहा. धर्म के संबंध में माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है. जब तक हमको जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं मिलती, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा. फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसके बारे में जिक्र. दिस इज अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटेमिनेट हुआ था. जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए. इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी. वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ था. इस कंटेमिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता. कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर से आरडीएक्स मिलना और बम बनाने को लेकर भी जिक्र किया है कोर्ट में. किती तथ्य आहे, जरी तुम्ही आरोपीचे वकील असलात तरी 200% चुकीचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कारण सांगतो. जरी आम्ही आरोपीचे वकील असलो तरी तो पॉइंट मीच काढलेला होता की लक्षात घ्या, जर फॉरेन्सिक एक्सपर्टनी कलेक्शन केलं बरोबर तर त्याला थोडीशी क्रेडिबिलिटी येते. फोरेन्सिक एक्सपर्ट जागेवर उभे होते आणि त्यांनी पोलिसांच्या हवालदारांना सांगितलं की ते सॅम्पल उचल, ते सॅम्पल उचल, ते सॅम्पल उचल. फोरेन्सिक एक्सपर्ट जागेवरनं निघून गेले आणि नंतर दिवसभरामध्ये कधी पोलिसांनी ते स्थानिक पोलिसांनी नाशिकच्या कधी ते सॅम्पल्स सील केले, कसे सीज केले, पंचनाम्याअंतर्गत खरंच सीज केले की नाही केले. जर देवळालीमध्ये सुधाकर चतुर्वेदींच्या घरी हे लोक आरडीएक्स प्लांट करण्यापर्यंत यांची जर मजल जाऊ शकते तर इथे आरडीएक्स चे ट्रेसेस सीन ऑफ ऑफेन्सच्या सॉईलमध्ये किंवा तिथल्या मातीमध्ये मिसळून सॅम्पल एफएसएलला पाठवायला काय अवघड होतं यांना. त्याच्यामुळे फक्त डिफेन्सचं वकील म्हणून नाही पण तुम्ही एक निष्पक्ष व्यक्ती म्हणून जरी हे बघितलं तरी असा कोणताही पुख्ता पुरावा माननीय न्यायालयासमोर आलेला नाही जेणेकरून या कोणत्याही आरोपींची या खटल्यामध्ये किंवा या तथाकथित गुन्ह्यामध्ये सदोष सहभाग असेल याची कोणताही हवाला देता येणार नाही. निष्पक्ष पद्धतीनं मग हीच गोष्ट म्हणता येईल का की पुराव्यांअभावी आरोपी निर्दोष नाही असं म्हणता येणार. कारण एक पुरावा नाही मिळाला, एक कुठेतरी फॉल्ट असेल तर ठीक आहे. तुमच्याकडे कॉन्स्पिरसीचा पुरावा नाही कारण एकही मीटिंग नाही. आलं लक्षात. जे लोक तुम्ही साक्षीदार म्हणून हजर केले त्या लोकांना जे कधी भोपाळला गेलेच नाहीत. आमचा यशपाल भडाना भोपाळला कधी गेला नाही. एटीएस त्याला तिकडे घेऊन गेलं आणि त्याला 4-5 दिवस कस्टडीमध्ये ठेवलं होतं आणि त्याला सांगितलं की तुम्ही स्टेटमेंट द्या की तू भोपाळला गेला होता आणि जी भोपाळची मीटिंग झाली होती तिथे तू चहा नाश्ता सर्व्ह केला होता. दादन तर चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे जी गोष्ट नाही ते सिद्ध करण्याचा जर प्रकार जर हे लोकांनी केला असेल किंवा प्रयत्न केला असेल तर त्याला शंकेच्या अभावी नाही म्हणता येणार जरी बचाव पक्षाचे वकील असलो तरी. सर, भारतीय व्यक्ती म्हणून किंवा भारतीय संविधानाच्या अनुषंगानं अशा पद्धतीनं जेव्हा निर्दोष आरोपी मुक्त झालेले आहेत, कुठेतरी पुराव्यांच्यामुळे किंवा पुरावे सिद्ध न केल्यामुळे तपास यंत्रणांमधल्या त्रुटीमुळे आरोपी निर्दोष मुक्त झालेले आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण असं म्हणायचं का की हिंदू दहशतवादी असू शकत नाही? एक भारतीय नागरिक म्हणून तुम्हाला केलेला भारतीय नागरिक म्हणून माझं संविधानच मला अधिकार देतो की मला पूर्ण खटला चालवायचा अधिकार आहे आणि खटल्यासमोर एकही आरोपींनी कधी कोणत्याही प्रकारची सवलत मागितलेली नाही. त्या हिंदू दहशतवाद प्रश्न विचारलाय तर उत्तर तर ऐकून घ्या. प्रश्न विचारायची आपल्याला जी इच्छा असते त्या प्रश्नाला उत्तर पण ऐकावं. तोच संविधान आम्हाला अधिकार देतो की पूर्ण आम्हाला खटला चालवावा. आम्ही त्या खटल्याला पूर्ण 17 वर्ष आम्ही सामोरं गेलेलो आहोत न भ्याडपणे न भीता आणि त्या खटल्याअंती आलेला हा संविधानानेच शिक्कामोर्तब केलेला निर्णय आहे. आता त्याच्यावर जर आपण प्रश्न उपस्थित करणार असू तर हा संविधानावर प्रश्न उपस्थित करणं होईल जे माझ्या मते चुकीचं आहे. तर असं नाही करू.
पण मग बॉम्बलास्ट झाला हे तर मान्य केलं बॉम्बलास्ट झाला. कोणी केला हे कसं समोर आलेलं नाही अद्याप पावेतो. हे काम तुमचं पण नाही, हे काम माझं पण नाही, हे तपास यंत्रणेचं काम आहे. तपास यंत्रणांच्या त्याच्यामुळे हाती याच्या संदर्भातले पुरावे न लागण्याचं काय कारण असू शकतं किंवा तपास यंत्रणांकडनं हे आरोपी जे आहेत ते न पकडले जाण्याचं सुंदर प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे मूळ आरोपींचा बचाव ठेवून जे निर्दोष मुक्त झालेले आरोपी आहेत त्यांना याच्यामध्ये खोटं अडकवण्याचं काम ज्या लोकांनी केलं त्याच लोकांना हे विचारलं पाहिजे. आता ते कोण आहेत हे तपास यंत्रणांनी सांगितलं पाहिजे. 100% षडयंत्र रचून सिस्टमॅटिकली खोटं नॅरेटिव्ह बनण्याच्या दृष्टीने हा खटला पूर्ण आणि हा गुन्हा दाखल केला गेला आणि याच्यामध्ये हिंदू संत समाजाला, हिंदू व्यक्तींना ह्याच्यात खोट्या पद्धतीने गोवलं गेलं, ह्याच्यामध्ये कोणताही आम्हाला संशय नाही. थँक्यू. थँक्यू.